Morning, students. Today we are going to do one very important topic from examination point of view, and that topic is proving irrationality of the numbers. Proving irrationality. Irrational numbers क्या होते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है. You have read about them in class 9th. मैं पता है इन शॉर्ट irrational मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. So if I say root 2 is irrational because I know कि इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो 1.4142 एंड ऐसे करते करते कभी ख़त्म होगा नहीं. लेकिन क्या गारंटी है कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना. तो इसकी एक मेथड तो ये कि आप इसको सॉल्व करते जाइए और पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये तो सॉल्व होने वाला नहीं है. तो आप अल्टीमेटली कभी नहीं कह सकते कि ये इरेशनल है, बिकॉज ऑलवेज देयर इज चांस कि फिर से रिपीटिंग ब्लॉक बने और ये रिपीटिंग हो जाए. तो मैं इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकता हूँ कि ये इरेशनल है. तो यही इस टॉपिक का हमारा एम होगा कि हमें प्रूव करना है कि कोई नंबर इरेशनल है तो कैसे उसको प्रूव करेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. हमारा जो क्वेश्चन होता है वो इस तरह का होता है, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल. आपकी बुक में एक्सरसाइज में प्रूफ है, प्रूव रूट 5 इज इरेशनल, बट रूट 2 रूट 3 आपको एग्जांपल्स में दिया हुआ है. सो ये भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपका रूट 5 है. इनफैक्ट आपको मेथड आना चाहिए. रूट 5 रूट 11 रूट 7 कुछ भी आ सकता है. तो इसको हम स्टेप्स में करेंगे. ओके, और स्टेप्स में करेंगे तो मैं हर स्टेप के लिए अलग अलग कलर्स का यूज़ करूँगा ताकि आपको याद रहे. आप ये कर सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अपनी कॉपीज़ में. सबसे पहले हम इसमें प्रूव करने के लिए जो मेथड यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. हम कुछ मानेंगे, कुछ ऐसा मानेंगे कि बाद में अपने आप को गलत प्रूव कर दें. मतलब हम कुछ उल्टा मान के चलेंगे. कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है उल्टा करना. तो हम इसको रैशनल मान के चलेंगे और अल्टीमेटली सब कुछ सारे स्टेप्स सही फॉलो करते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जब हम कहेंगे कि ये तो हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो अपने आप ही हुआ है, मतलब हमारा मानना ही गलत होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. स्टेप 1. आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं कि ये स्टेप 1 है या 2 है, लेकिन मैं जस्ट ताकि आपको याद रहे इसलिए मैं लिख रहा हूँ. प्रूव दैट रूट 2 इज रैशनल. तो हम मानते हैं लेट ऑन द कॉन्ट्ररी रूट 2 बी a rational number. आप चाहें तो ये ऑन द कॉन्ट्ररी या ये सब की लिखने की जरूरत नहीं, लेट रूट 2 बी रैशनल नंबर वो भी लिख सकते हो. अब अगर ये रैशनल माना है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है. इट इम्प्लाइज रूट 2 बिलोंग्स टू रूट 2 इज इक्वल टू सम पी बाई क्यू. क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये है कि उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. लेकिन अगेन जब तक आप ये नहीं बताओगे पी बाई क्यू है क्या, क्योंकि ये तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स है ना. तो लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था वेन एवर यू हैव टू इंट्रोड्यूस एनी इंग्लिश लेटर इन मैथमेटिक्स यू यूज़ इट. तो बिफोर यूजिंग इट यू हैव टू एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस व्हाट यू आर टेकिंग इट एज. तो ये पी क्या है, क्यू क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो तीन चीज़ें हम लिखेंगे. पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स. पी क्यू जो है वो इंटीजर्स हैं, लेकिन हमें पता है कि क्यू एक स्पेसिफिक इंटीजर क्यू नहीं हो सकता. और वो कौन सा इंटीजर होता है, वो होता है 0. सो क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये याद रखना है क्योंकि 0 आने से क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा. और एक और चीज़ जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट इतनी इंपॉर्टेंट है कि यही हमारा बाद में कॉन्ट्राडिक्ट करेगी हमारी सपोजिशन को. तो इसीलिए इसको बड़े ध्यान से देखिए.
हम किसी नंबर को, मान लीजिए मेरे पास 3 है, तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 15/5, बट 15/5 इज नॉट द लोएस्ट फॉर्म, है ना, लोएस्ट फॉर्म नहीं है, तो मैं 15/5 की कटिंग करूँगा 3/1, तो ये लोएस्ट फॉर्म हो जाएगी। लोएस्ट फॉर्म का मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आपका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 1 हो जाए, और 1 जिन नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब वो 1 के टेबल के अलावा और किसी टेबल में नहीं आ रहे, हम उनको को प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो PQ और को प्राइम, आप लिख सकते हो HCF ऑफ PQ इज 1, आप जो मर्जी लिखिए। आप में से कुछ ये भी बोल सकते हैं कि PQ को प्राइम ही क्यों, कुछ और भी तो हो सकते हैं, तो हाँ, आपकी बुक में भी दिया हुआ, आप भी देख सकते हैं, आप ये स्टेप लिख भी सकते हैं। आप इसको R/S ले लीजिए, और R/S की कटिंग करके कभी तो कोई ऐसा नंबर आएगा ना जो कटिंग ना हो सके, तो वो P/Q है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, पर उसकी लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि ये लोएस्ट फॉर्म में ही हम लेकर आए हैं। सो √2 इज P/Q, PQ बिलोंग्स टू इंटीजर, Q इज नॉट इक्वल टू 0, एंड HCF ऑफ PQ इज 1, मतलब ये दोनों आपस में को प्राइम है, मतलब 1 के अलावा इनका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब 1 के से छोटा कोई कॉमन फैक्टर होता नहीं है, तो ये इनका, ये किसी भी टेबल में नहीं आ रहा। तो मैं इसको ज़रा इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हमारा बेस बनेगा इरेशनैलिटी प्रूव करने में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। आप फर्स्ट स्टेप को एक्सटेंड भी कर सकते हो, तो मैं अभी उसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो इसको यहाँ पे ख़त्म मत करें, कीजिए। हमें पता है कि जब भी फ्रैक्शन में आ जाता है आंसर तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा ये क्यू को उस तरफ ले जाते हैं ताकि फ्रैक्शन खत्म हो जाए। बिल्कुल वही जो आप ऑलरेडी करते आ रहे हो इतने सालों से, वही आपको करना है, कुछ नया नहीं करना, बस डील करना है अल्फ़ाबेट्स के साथ। अब रूट को हटाने के लिए आप क्या करते थे, स्क्वायरिंग करते थे, स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, कुछ नया नहीं है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, √2 का स्क्वायर 2 और Q का स्क्वायर Q²। ये इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2 कर देते हैं, Q का स्क्वायर नहीं करते, तो ध्यान रखिए दोनों के ऊपर स्क्वायर है। ओके, तो P² इज इक्वल टू Q², मैं इसको उल्टा लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, देखिए P² इज इक्वल टू 2Q² आ रहा है, तो अगर मैं ये लिखूँ कि 81 इज इक्वल टू 3 × 27, है ना, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ P² इज इक्वल टू 3Q, हालांकि ये 2Q² है, लेकिन यहाँ पे चलिए तो मैंने 3 ले लिया, तो 3Q²। ये सिर्फ एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि बिल्कुल इसी फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 का टेबल चल रहा है, कि 2 के टेबल में कभी तो कोई नंबर ऐसा मल्टीप्लाई होगा कि P² बनेगा, तो बिल्कुल वैसे ही है कि 3 के टेबल में जैसे 27 मल्टीप्लाई करने से 81 आता है, मतलब ये हुआ कि P² जो है वो 3 के टेबल में आ रहा है ना, P² Q² के टेबल में भी आ रहा है, लेकिन अभी मुझे 3 से मतलब है, सॉरी यहाँ पे 3 से मतलब है, तो इधर क्या होगा फिर कि P² जो है वो 2 के टेबल में आ रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 डिवाइड्स P²। अब 2 डिवाइड्स P² को आप ऐसे डाल के, लाइन डाल के P² लिख सकते हैं, मैं पूरा लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, 2 डिवाइड्स P²। अब इसमें एक थ्योरम यूज होगी, और वो थ्योरम ये है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ओके, तो वो उसके रूट को भी डिवाइड करेगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। जैसे इसमें देखिए, अगर 3 के टेबल में 81 आ रहा है, ठीक है, 27 आएगा, ठीक है, लेकिन अगर 3 के टेबल में 81 आ रहा है, तो 3 के टेबल में ही इसका स्क्वायर रूट, यानी कि 81 का स्क्वायर रूट कितना है, 9, वो भी आएगा, क्योंकि हमें पता है हाँ आएगा। और ये भी बहुत मतलब ऑब्वियस सी बात है, इसको इतना भी मतलब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका रीज़न क्या है कि अगर आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अच्छी तरह समझ आ गया, तो आपको पता है कि नंबर्स का जन्म कैसे होता है। कोई भी कंपोजिट नंबर है तो वो प्राइम नंबर से बना हुआ है, प्राइम फैक्टर से बना हुआ है, और यूनिक प्राइम नंबर से बना हुआ है ना।
तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, लेट मी इरेज इट। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 81 जो था वो जिससे बना था, यानी कि 9 × 9, वो भी किसी से बने थे। मतलब किससे बने थे हमें पता है, 9 कैन बी रिटन एज 3 × 3, है ना। तो ये देखिए, अगर 81 9 × 9 से बना है, ये 3 × 3 से बने हैं, तो अल्टीमेटली ये सब किससे बना है, 81 भी किससे बना है, इन्हीं से बना है ना। अब मेरी बात समझ रहे हैं। लेट्स से ये आलू हैं, ये समोसा है, और ये समोसा चाट है जिसमें चना वगैरह मान लीजिए कुछ भी डाला हुआ है। तो अगर इसके ये आलू हैं, ये समोसा माने के आलू जरूरी हैं, तो ऑटोमेटिकली समोसा की जो चाट होगी उसमें भी आलू तो होंगे। तो ये बेसिक इंग्रेडिएंट है। तो बिल्कुल वैसे ही अगर 2p² को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2p² का फैक्टर है, तो वो p को भी डिवाइड करेगा ही। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे ये भी हमारा स्टेप यूज होगा। तो आई एम टेकिंग एट दिस 1 एंड दिस एज 2। तो आपका ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें आप लेट करते हो कि ये रैशनल है, और धीरे 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 इसको सॉल्व करते हो। सॉल्व करने में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो आपका इंस्टिंक्ट बोलता है वही आपको करना है। फ्रैक्शन हटाइए, स्क्वायरिंग कीजिए रूट हटाने के लिए, और अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विद दिस। ओके, तो यहाँ तक एक बार देख लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे में 2 डिवाइड्स p² था, 2 डिवाइड्स p था। अगर 2 p को डिवाइड करता है, मान लो अगर मैं बोलूँ कि हाँ 9 3 के टेबल में आता है, तो कभी तो आता होगा। कब आता है, 3 3 आता है ना। ऐसे अगर मैं बोलूँ कि 16 4 के टेबल में आता है, या 16 8 के टेबल में आता है, ओके जो भी है, तो कभी तो आता होगा। कब आता है, 2 पे आता है ना। तो अभी मैं यहाँ पे लास्ट में ये छोड़ के गया हूँ कि p 2 के टेबल में आता है, 2 डिवाइड्स p, मतलब p 2 के टेबल में आता है, तो कभी तो आता होगा। तो लेट c बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारा स्टेप 2 है। मैं इंक चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, ये हमारा स्टेप 2 है। लेट c बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इट इम्प्लाइज कि आपका जो p है वो 2 के टेबल में आता था, कहाँ पे आता है, c में आता है। तो c ऐसा नंबर है कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे आपका p आ जाता है। मैं यहाँ पे इट इम्प्लाइज का साइन डाल दिया, यहाँ पे इट इम्प्लाइज की जगह क्या आएगा, सच दैट। तो मैं कंडीशन बता रहा हूँ कि c एक ऐसा नंबर है जिनको 2 से मल्टीप्लाई करने पे p आ जाता है। ओके, नाउ द थिंग इज कि मैं p के साथ डील कर रहा हूँ। p 2 के टेबल में आता है। अब मुझे ये बताना है कि q भी 2 के टेबल में आता है, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, अगर मैं p की जगह q लेकर आऊँ, तो आपने जिसको 1 मानना था वो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को, किसको 1 मानना था उसको हम यूज़ करेंगे। तो 1 में क्या था, p² था, मुझे यहाँ पे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं स्क्वायरिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे q लेकर आना है। यहाँ पे रूट का प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p² इज इक्वल टू 2c²। तो ये आ गया 4c²। जो आपका p² है वो किसके इक्वल था, वो 2q² के इक्वल था। आप फॉर्म इक्वेशन 1 देख सकते हैं। ओके, इसको कटिंग कर सकते हो 2⁴, या आप इधर ले जाके भी कर सकते हैं। तो q² किसके इक्वल आ गया, 2c² के। इसका मतलब ये हुआ फिर से कि 2 q² के डिवाइड करता है, बिल्कुल वही थ्योरम हमारी यूज होगी, 2 डिवाइड्स q²। तो मतलब क्या हो गया कि 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। ये हमारा हो गया नंबर 3। अब आप देखिए फ्रॉम 2 and 3,
सेकंड इक्वेशन में ये था कि 2 डिवाइड करता था q को, सेकंड दैट इज़ नॉट इक्वेशन, चलो इक्वेशन नहीं है, लेकिन यहाँ सेकंड में हमने ये बोला था कि 2 डिवाइड करता p को, थर्ड में हम बोल रहे हैं 2 डिवाइड करता q को, तो मतलब 2 एक ऐसा फैक्टर है जो p और q दोनों के लिए कॉमन है ना, तो मतलब 1 इज़ नॉट HCF ऑफ p एंड q जो हमने माना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि HCF p और q का क्या आया, 2 आया, बट दिस इज अगेंस्ट आवर सपोजिशन, ये तो हमारी सपोजिशन के खिलाफ है, क्योंकि हमने तो माना था कि ये को प्राइम नंबर है p और q। तो मैंने इसलिए उसको हाईलाइट किया था कि वही जो चीज़ है, वही जो हमारा स्टेटमेंट है, वही हमारा रॉन्ग होगा। सो हम लिखेंगे बट, मैं इसके बाद यहाँ से लिख रहा हूँ, बट दिस इज अगेंस्ट आवर सपोजिशन, ठीक है। सपोजिशन क्या थी, दैट HCF ऑफ P एंड Q क्या था, 1, हमने ये माना था। अब हम ये देखते हैं कि फिर गलती कहाँ पे हुई, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, तो आप देखिए कहीं पे कोई कटिंग मिस्टेक तो नहीं होगी, या कहीं पे कुछ और मिस्टेक तो नहीं होगी। आप देखेंगे कोई मिस्टेक नहीं है, सिवाय एक ही गलती हो सकती है कि हमारा मानना ही गलत होगा, ठीक है। इट इम्प्लाइज और सपोजिशन वॉज रॉन्ग, और हमने माना क्या था, हमने यही माना था कि √2 जो था वो रैशनल है, तो हमारी सपोजिशन गलत होगी, √2 रैशनल नहीं हो सकता, इट इम्प्लाइज √2 इज इरैशनल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप हर एक स्टेप को इसके देखिए, बहुत इजी है, और ये अगर आ जाएगा तो बाकी तो सिर्फ आपको नंबर ही चेंज करना है। √3 आएगा तो आपका यहाँ पे 2 की जगह 3 आ जाएगा, 4 की जगह 9 आ जाएगा, √7 आएगा तो 49 हो जाएगा, 11 आएगा तो 121 एंड सो ऑन। आप कुछ खुद करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा अच्छी तरह से। आप √3 ट्राई अटैम्प्ट कीजिए, √5 अटैम्प्ट कीजिए जो आपकी बुक में है, ये ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एग्ज़ाम में ये ऑलमोस्ट सर्टेन है कि आपको आएगा ही आएगा। ये टाइप तो हमेशा आनी ही है, जब तक आपका बुक में ये चैप्टर रहेगा तब तक ये आना ही है। इसी के साथ रिलेटेड हमारी कुछ टाइप्स हैं जो हम कर लेते हैं। हमें कई बार ये भी आता है क्वेश्चन ऐसा, ज़्यादातर आजकल यही आ रहा है क्वेश्चन 3 मार्क्स में। जैसे लास्ट ईयर यानी कि दिस ईयर ओनली आपको ये वाला जो क्वेश्चन था वो बेसिक में आया, और स्टैंडर्ड एग्ज़ाम में आया था कुछ इस तरह का क्वेश्चन, गिवन दैट √5 इज़ इरैशनल, prove that 3 plus 2 √5 is irrational। तो यहाँ पे अकेला √5 नहीं है, 3 plus 2 √5 है, तो बिल्कुल इसको वैसे ही करेंगे, लेकिन ये हमारे लिए कुछ ईजी हो जाता है। वो कैसे, स्टेप 1 आपका वही है, लेट 3 plus 2 √5 बी अ रैशनल नंबर, it implies 3 plus 2 √5 is equal to p by q। p by q को आप डिफाइन कीजिए, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0, और फिर HCF ऑफ पी क्यू इज 1। हालांकि इसकी यहाँ पे ज़रूरत कम पड़ेगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 3 को उस तरफ लेके जा रहा हूँ। अल्टीमेटली मेरा जो एम है वो ये है कि मैं जो इरेशनल नंबर है, जो मुझे पता है कि इरेशनल है, √5 इरेशनल है बताया हुआ है, उसको मैं आइसोलेट करना चाहता हूँ। तो ये देखिए, ये क्या है, रैशनल, -3 ये भी रैशनल। ओके, तो रैशनल माइनस रैशनल क्या होता है, आपने 8th क्लास से आपने पढ़ा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिविटी क्या होती है, कम्यूटेटिविटी क्या होती है। आपको याद होगा कि रैशनल माइनस रैशनल रैशनल ही होता है, क्योंकि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो ये रैशनल है। ओके, अब ये 2 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको भी अकेला कर देते हैं, अलग ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये दोनों के साथ डिवाइड होगा, इसलिए ब्रैकेट लगाइए। तो मुझे पता है कि 1/2 ये रैशनल है,
1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक और रैशनल नंबर से, और मल्टीप्लिकेशन भी क्या होती है, क्लोज होती है। मतलब यहाँ पे ये मैं रफ में बता रहा हूँ, आपको करने की ज़रूरत नहीं। ये रैशनल माइनस रैशनल तो एक रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। ऐसे ये रैशनल इंटू सम रैशनल, तो वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर। अब ये पूरा का पूरा रैशनल है RHS में, LHS इरेशनल है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा इरेशनल नंबर नहीं है जो रैशनल नंबर के इक्वल हो, ठीक है। तो इसीलिए मतलब फिर से हमसे कोई गलती हुई है, हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। इसको लिखेंगे कैसे, हियर LHS इज irrational एंड RHS इज, या बट लिखिए, बट RHS इज rational. It implies or supposition is wrong. ठीक है, it implies 3 + 2 √5 is irrational, क्योंकि हमने इसको रैशनल माना था। तो आई सपोज कि ये इजी कंसेप्ट है, आपको समझ आ जाएगा। ये थोड़ा छोटा है इसलिए 3 मार्क्स का आता है, वो बड़ा है वो 4 मार्क्स का नॉर्मली पूरा जाता है, लेकिन उल्टा पुल्टा भी कर देती है CBSE कई बार। तो इसको इतनी बार कर लीजिए कि ये आपको कंफर्म हो जाए, क्योंकि इसका आना ऑलमोस्ट सर्टेन ही है कि ये टाइप आती ही है। 99.99% ये क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाएगा, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद आपका एक लास्ट कंसेप्ट जो रह गया वो भी कर लेते हैं। आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 3 जो है वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो आप इसको खुद कर लीजिएगा। अभी जो हम नेक्स्ट कंसेप्ट कर रहे हैं वो है रीविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, और ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 का बेस है, इसके साथ आपका ख़त्म हो जाएगा एक्सरसाइज। आप अपने, जब मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो बताया था रैशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होते हैं, और आपको आपकी चैप्टर आपकी क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो था, आपकी नोटबुक का फर्स्ट पेज पे मैंने आपको एक फ्लो चार्ट करवाया था। इसमें सब समझाया था कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अभी फिर वही है क्वेश्चन, या जो हम कंसेप्ट कर रहे हैं वो ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई रैशनल नंबर हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिवीज़न देगा या टर्मिनेटिंग। मतलब माई एम इज़ टू नो कि मैं कैसे सिर्फ देख के P/Q फॉर्म देख के बता सकता हूँ कि जब इसको डिवाइड करूँगा तो वो रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा। मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि जो आपके रैशनल नंबर है वो जब डेसिमल में जाते हैं, रैशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं, मैं अभी R4 रैशनल लिख रहा हूँ, वैसे R4 रियल होता है, ओके। तो चलिए Q से डिनोट करते हैं। तो जो हमारा रैशनल नंबर है वो जब डेसिमल में जाता है तो 2 तरह के केसेस बनते हैं, या तो टर्मिनेटिंग आता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग आता है, लेकिन रिपीटिंग बार वाले। मैं कैसे देख के बता सकता हूँ कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये भी आपने क्लास 9 में क्वेश्चंस किए थे, आई होप आपको याद होगा। तो अगर नहीं है तो फिर वही क्वेश्चन आपको क्लास 10th में भी आ जाते हैं। कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए कि मेरे पास नंबर है 35/200। मुझे बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जब मैं बोलूँगा यहाँ पे तो वो रिपीटिंग ही होगा, क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो फिर इरेशनल हो जाएगा, और इरेशनल को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि इसको सॉल्व कीजिए, मतलब इसको कटिंग कर लीजिए जितनी कटिंग पॉसिबल है। तो मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ। 5 7 35, देन 5 4 20 एंड 0। तो ये बन गया आपका 7/40, 7, तो 7/40। अब इस स्टेज में आने के बाद आप न्यूमिनेटर को इग्नोर मारो, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखिए। डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज अगर आप करते हो तो आपके पास आता है 2 2 4 2 8 5 40। तो अगर आपके डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 या 5 या दोनों आ रहे हैं तो ये टर्मिनेटिंग होता है। और अगर इनके अलावा
कोई और नंबर आ जाता है प्राइम फैक्टर 7 आ गया, 13 आ गया, 11 आ गया, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। मतलब यहाँ पर क्योंकि ये 2 पावर समथिंग इंटू 5 पावर समथिंग की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपका जो डिनोमिनेटर है यानी कि क्यू वो 2 पावर m इंटू 5 पावर n की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये ज़ीरो भी हो सकता है। इस फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 पावर m इंटू 5 पावर 0 लिख दूँ तब भी चलेगा, मतलब अगर 5 नहीं भी होगा तब भी चलेगा। फॉर एग्जांपल 1/8 इसको सॉल्व करेंगे तो 0.125 आएगा, तो वो भी क्या टर्मिनेटिंग है। तो अकेला 2 भी चलेगा, ठीक है। अकेला 2 मतलब जैसे यहाँ पे अकेला 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। अकेला 5 भी चलेगा, जैसे यहाँ पे 5 का स्क्वायर आएगा, अकेला 5, 2 नहीं आ रहा। अकेला 2 भी चलेगा, अकेला 5 भी चलेगा, 2 और 5 भी चलेंगे दोनों इकट्ठे। लेकिन इनके अलावा कुछ और आ जाए, मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर मैं 7 भी आ जाता है, 2 है लेकिन 7 भी है साथ में, तो फिर वो क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आई होप आपको रिवाइज हो गया होगा कि हमने ऑलरेडी क्लास 9 में किया था। तो अगर मुझसे ये पूछें कि आप फिर इसको विदाउट सॉल्व किए, मतलब विदाउट डिवाइड किए, विदाउट एक्चुअली डिवीजन, इसका आप डेसिमल में निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। तो आप क्या कीजिए, पहले इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए जैसे मैं लिखा, 2 पावर 3 5 पावर 1 था। अब मुझे यहाँ पे पता है कि 5 टू द क्या होता है, 2 5 ज़ा 10। तो अगर ये पेयर कंप्लीट हो जाता है 2 और 5 का तो 10 बनेगा। जैसे यहाँ पे 3 2 हैं, 1 5 है, मुझे 2 5 और मिल जाए अगर कहीं से, तो 5 भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो 3 5 और 3 2 मिला के टोटल पेयर 3 कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन मैंने ये अपनी तरफ से लगाया, अगर यहाँ पे लगाया तो इधर भी लगाना होगा। ओके, यहाँ तक तो था, लेकिन ये 5 का स्क्वायर मैंने अपनी तरफ से लगाया था, तो यहाँ पे मुझे 5 का स्क्वायर लगाना होगा। तो ये क्या बन जाएगा, 7 इंटू 5 स्क्वायर इज 25। नीचे मुझे पता है कि क्या बनेगा, 2 इंटू 5, इन दोनों का क्यूब है ना। इसको भी फर्दर सॉल्व करना बहुत इजी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद उसी की कंटिन्यूटी में क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। तो 25 7 ज़ा, अब करके देख सकते हैं, नहीं तो अगर ऐसे पता तो गुड। तो 175 बनेगा। यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 इंटू 5 का क्यूब, 175, 2 5 ज़ा 10, 10 क्यूब, 10 क्यूब कैन बी रिटन एज 1000 एंड दिस इज 175। अब आपको पता है कि कैसे नीचे 1000 10,000 लाख वगैरह हो तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये ज़ीरो गया, इसके पास खा लिया गया, ये ज़ीरो कंज्यूम हो गया, ये ज़ीरो कंज्यूम हो गया, और ये 1 का क्या बन जाता है, डेसिमल। तो आंसर वो भी 0.175। तो मैंने इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाल दी विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन से मैंने ये काम किया। आपका एक क्वेश्चन विदाउट एक्चुअल डिवीजन से भी है। नॉर्मली ये क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क का आता है, तो इसको 1 मार्क के लिए प्रिपेयर कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि कौन से टर्मिनेटिंग है कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे आपको डिनोमिनेटर की हेल्प से देखना है। और इरेशनल कब होता है, जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। याद रखिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना ही सिर्फ इरेशनलिटी नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तो रैशनल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगर होगा, कोई पैटर्न रिपीट नहीं होगा, तब वो इरेशनल होगा। विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीट। आप इसके बाद एक बुक चैप्टर के बाद लास्ट में एक नोट दिया हुआ है जिसमें HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B के साथ कुछ रिलेटेड है, वो ज़रूर देखिए। ऑल्दो इट इज़ नॉट कमिंग इन योर एग्जाम, वो बोर्ड के पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज सेक आपको याद रहेगा कि जो वो फॉर्मूला था HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, वो सिर्फ एप्लीकेबल है 2 नंबर्स के लिए। दैट इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।